को 3 थप्पड़ लगाए थे। उनकी आंखें गुस्से और आंसुओं से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो अभय को गुस्से में देखे जा रही थीं। अभय को 3 थप्पड़ लगाए थे। उनकी आंखें गुस्से और आंसुओं से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो अभय को गुस्से में देखे जा रही थीं। संध्या जी मुड़ी और उन्होंने पंछी पर चिल्लाते हुए कहा, क्यों बर्दाश्त की इसकी हर बदतमीजी? इसने सिर्फ तुम्हें दर्द दिया है। ये तुम्हारे साथ जानवरों वाली हरकतें करता रहा, पर तुमने एक शब्द भी इसे नहीं कहा। हाँ, मैं धन्य हूँ। संध्या जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा तो पंछी ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, माँ, वो हमारे पति है। वो हमारे साथ कुछ भी करने का हक रखते हैं। नहीं 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 बेटा, मर्द चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर एक औरत पर मर्दानगी जताने वाला नामर्द ही होता है। तुम अभय की पत्नी होने से पहले एक लड़की हो, जिसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर पत्नी की गलती पर पति एक बार गुस्से में हाथ उठा दे तो उसे भूलकर आगे बढ़ा जा सकता है, पर अगर पत्नी की कोई गलती ना होते हुए भी पति बार बार उसे इसी तरीके से परेशान करे तो उसे सहना गलत होता है पंछी। संध्या जी ने पंछी को समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर पंछी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, माँ, विरोध तो वो लोग करते हैं जो हर तरीके से काबिल होते हैं, पर हमें तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है। ये कहते वक्त पंछी के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। नहीं बेटा, किसने कहा? अभय ने ना? संध्या जी ने पूछा तो पंछी ने ना में अपना सिर हिला दिया। संध्या जी राज की तरफ मुड़ी और बोली, राज, अंदर जाओ और सबको बोलो कि पंछी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, जिसके कारण पार्टी ओवर हो चुकी है, और खाना सभी को पैक करके ले जाने को कहो। राज ने संध्या जी की बात सुनकर जवाब दिया, ओके मौसी। थोड़ी देर के बाद पूरा हॉल शांत हो गया था, क्योंकि सारे लोग वहाँ से वापस जा चुके थे। सारे परिवार वाले थोड़ी टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पंछी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लगभग 1 घंटे के बाद संध्या जी पंछी और अभय को लेकर हॉल में आई। पीछे पीछे प्रियंका भी आ रही थी। हॉल में आते ही संध्या जी ने अभय का सारा सच सबको बता दिया। सबके चेहरे पर अभय की करनी से गुस्सा साफ झलक रहा था। अभय को सबके चेहरों पर गुस्सा देखकर पंछी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने किसी की भी परवाह नहीं की और वो चलकर पंछी की तरफ गया। उसने उसकी बाजू पकड़ ली और गुस्से में बोला, और जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी गलती थी। तुम जब से आई हो मेरी जिंदगी में एक तमाशा बना दिया है मुझे। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल रहा हूँ। चली जाओ। ये कहकर वो पंछी को घर से धक्के मारकर निकालने लगा। तभी पीछे से अर्जुन जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अभय, अगर आपने पंछी को घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय अपने डैड की बात सुनकर अवाक था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था। माँ तो माँ, पिता भी पंछी की ही साइड ले रहे थे। अर्जुन जी की बात सुनकर अभय ने पंछी को जमीन पर धक्का दे दिया, जिसके कारण पंछी फर्श पर मुंह के बल गिरी और इसी वजह से उसके सिर के किनारे पर हल्की चोट लग गई और उससे हल्का खून भी निकलने लगा। अभय ने अपने डैड अर्जुन जी से कहा, पर डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका सगा बेटा हूँ और वो एक गवार जो मेरा नाम लेकर इस घर में आई है। अभय, वो लड़की और कोई नहीं, आपकी पत्नी और राठौड़ परिवार की इज्जत है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, ना कि आपके जैसे उसका अपमान। अर्जुन जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हाँ, पंछी इस घर की बहू है और आपको आज ये चुनना ही पड़ेगा। पंछी, अपना परिवार, अपने माँ बाप या ऑफिस, पैसा और काम। संध्या जी ने चिल्लाते हुए कहा। संध्या जी को चिल्लाते देख अभय को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, बस, बहुत हो गया मॉम, मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। अभय की बात सुनकर मानो पंछी के सिर पर बिजली गिरी हो। वो जमीन पर बैठी अभय को खाली आंखों से देख रही थी। लाजो उसी के बगल में उसे कसकर गले लगाए हुई थी। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सुहानी ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा, तो लाजो चुप हो गई। संध्या जी अभय के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में अविश्वास के रिएक्शन थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे अभय ने आज उनके सामने अपनी आवाज ऊंची करके बात की है। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने पंछी की तरफ देखा, जो कि जमीन पर बैठी अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये देखकर उन्होंने अर्जुन जी की तरफ देखा, जिनकी आंखों से भी आंसू की एक धारा बहकर उनके गालों पर लुढ़क आई थी।
संध्या जी ने अभय को देखते हुए कहा, अभय, आपके सवाल का जवाब हम कल सुबह देंगे। ये कहकर वो पंछी के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, बेटा, अपनी माँ की बात सुन लो। पंछी उन्हें देख रही थी तो संध्या जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें जो करने को कहूंगी क्या तुम वो करोगी? हमने तो हमारी माँ को बचपन में ही खो दिया था, पर मैं आपको नहीं खोना चाहती। पंछी ने रोते हुए संध्या जी से कहा, हाँ बेटा, मैं समझ गई, और चुप हो जाओ, माँ है ना, माँ के होते हुए ऐसे नहीं रोते। संध्या जी ने पंछी के आंसुओं को साफ करते हुए कहा तो पंछी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। संध्या जी मुड़ी और अर्जुन जी से बोली, अर्जुन जी, आज से पंछी मेरे साथ रहेगी। आप गेस्ट रूम में या फिर किसी और रूम में शिफ्ट हो जाइए। ये कहकर वो पंछी को लेकर अपने रूम में चली गई। संध्या जी के जाते ही अभय प्रियंका से बोला, प्रियंका, अब आप घर चली जाइए। ये कहकर वो भी अपने रूम में चला गया। सुनीता जी ने राज को देखते हुए कहा, हाँ, राज, देखा ना पंछी कितनी अच्छी लड़की है। वो इतने दिनों से अभय की कही गई हर बात को सुन रही थी और अभय ने तो उस पर हाथ भी उठा दिया, पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। बिन माँ की लड़की है, माँ बाप के संस्कार ही हैं जो आज सब कुछ सहकर भी वो अपनी सास को माँ कह रही है। वहीं बनारस में हम भी रहते हैं राज, फिर भी न जाने हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो उसकी सजा इस बुढ़ापे में मिल रही है। ये कहकर सुनीता जी भी वहां से चली गई। एक एक करके सभी वहां से चले गए। अब सिर्फ राज वहीं हॉल में खड़ा होकर अपनी माँ की बात सोच रहा था। उसे भी यही लगने लगा था कि जो कुछ भी पंछी के साथ हो रहा है वो सब उसकी गलती के कारण ही हो रहा है। उसे पहले ही शादी के लिए मना कर देना चाहिए था और यूं पंछी को अकेला छोड़कर मंडप से भागना भी नहीं चाहिए था। आज पंछी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं न कहीं इन सब कारणों की जड़ वही है। ये सोच सोचकर राज का दिल पछतावे से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पंछी की मदद कैसे करे। तभी पीछे से संध्या जी की आवाज आई, राज, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज सुनकर राज पीछे पलटा और बोला, मौसी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? उसकी बात सुनकर संध्या जी आगे आई और राज से बोली, राज, आपने पंछी को मंडप में क्यों छोड़ा था? उनकी बात सुनकर राज ने अपनी नजरें नीची कर ली तो संध्या जी ने कहा, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी ना, इसीलिए। संध्या जी की बात सुनकर राज ने कहा, मुझे एक गलतफहमी हो गई थी, वरना। ये कहकर राज चुप हो गया तो संध्या जी ने कहा, वरना आप पंछी से शादी कर लेते। संध्या जी की बात सुनकर राज हड़बड़ा गया और बोला, मौसी, आप पंछी अभय की पत्नी है और मेरी भाभी। नहीं राज, पंछी आपकी भाभी नहीं है और ना ही अभय की पत्नी है। आज मैं अभय की माँ नहीं, पंछी की माँ बनकर आपके पास आई हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। संध्या जी ने राज को देखते हुए कहा, हाँ मौसी, कहिए ना, क्या मदद चाहिए आपको? राज ने पूछा। राज, 6 महीने का समय है आपके पास पंछी को अभय के लायक तैयार करने के लिए। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हाई प्रोफाइल की लड़कियों जैसा बनाने के लिए आपके पास 6 महीने हैं। क्या आप इस सब में मेरा साथ देंगे? संध्या जी ने राज को देखते हुए कहा तो राज ने जवाब दिया, मौसी, ये आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर पंछी अभय की टक्कर की बन जाए तो अभय उसे कभी मना ही नहीं कर पाएगा। हाँ राज, मुझे पता है, और ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। पर बात ये नहीं है, कुछ और है। संध्या जी ने सोचते हुए कहा तो राज उन्हें असमंजस में देखने लगा। तभी संध्या जी ने कहा, राज, एक लड़का और एक लड़की एक साथ में रहें तो उन्हें प्यार तो हो ही जाता है। रही बात लड़कों की तो उन्हें मासूम लड़कियां ज्यादा पसंद होती हैं और पंछी जैसी लड़की को कोई भी मना नहीं कर सकता। संध्या जी की बात सुनकर राज ने ना समझ बनते हुए पूछा, मौसी, आप कहना क्या चाहती हैं? राज की बात सुनकर संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, अगर आप दोनों की नजदीकियों के चलते ही सही, पर आपको पंछी से प्यार हो गया तो आप क्या करेंगे? संध्या जी की बात सुनकर राज शांत हो गया और फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोला, मौसी, मुझे पंछी से प्यार नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पंछी बहुत ही प्यारी है। मेरा दिल क्या चीज है, किसी का भी दिल उस पर आ सकता है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मुझे कभी भी पंछी से प्यार भी हो गया तो मैं खुद पर कंट्रोल बनाकर रखूंगा। खुद जहर पी लूंगा पर आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। राज ने यह कहा ही था कि संध्या जी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, राज, मौसी का मतलब माँ होता है और कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। तो आज हम आपकी मौसी और पंछी की माँ आपसे कह रहे हैं, अगर इन 6 महीने में आपके साथ साथ पंछी को भी आपसे प्यार हो गया तो हम पंछी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए आपको थमा देंगे। संध्या जी की ये बात सुनकर राज हैरान था। उसने कहा, नहीं मौसी, मैं कोशिश करूंगा कि वो समय कभी ना आए। मैं पंछी के पीछे एक मजबूत ढाल बनकर रहूंगा। एक दोस्त के नाते मैं पंछी को उस लायक बनाऊंगा, पर सिर्फ एक दोस्त होने के नाते, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त। संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों की खुशी में ही तो माँ की खुशी होती है और मेरे लिए आपकी खुशी भी उतनी ही मायने रखती है। राज ने इस बार और कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। संध्या जी अभय के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने संध्या जी को एक नजर देखा और उन्हें
पंचिंग बैग को फिर से मारने लगा। ये देखकर संध्या जी ने उससे कहा, अभय, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी माँ को नजरअंदाज करने लगे हैं। संध्या जी की बात सुनकर अभय रुक गया और आकर संध्या जी के गले हुए बोला, मॉम सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। कोई बात नहीं अभय, अब शायद मुझे इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। संध्या जी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। तो अभय ने कहा, नो मॉम, आपका अभय ऐसा नहीं है, वो तो उस लड़की पंची नाम है उसका। संध्या जी ने अभय की बात को टोकते हुए कहा, हाँ मॉम पता है, पर मॉम प्लीज आप मेरा डिवोर्स करवा दो प्लीज। अभय ने संध्या जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो संध्या जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपका डिवोर्स करवा दूंगी। संध्या जी ने ऐसा कहा तो अभय उन्हें देखने लगा। संध्या जी ने फिर कहा, ओके, आपके डिवोर्स से पहले मुझे पंची की भी जिंदगी का सही फैसला करना होगा, जिसके लिए मैंने और आपके पापा ने सोचा है कि पंची को पढ़ाई लिखाई करवाकर एक हाई क्लास लड़की जैसा काबिल बनाएंगे। और उसके बाद संध्या जी कहते कहते चुप हो गईं और अभय को देखने लगी। संध्या जी को चुप देखकर अभय उनकी तरफ देखने लगा। तो संध्या जी ने कहा, एक रईस बिजनेसमैन के साथ उसकी दोबारा शादी कर देंगे। अभय संध्या जी को देख रहा था। वो अचानक हंसने लगा और बोला, रईस बिजनेसमैन और पंची, हंसिए मत अभय, पंची सोना है और कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता सिवाय आपके। इसीलिए हमने और आपके पापा ने सोचा है कि पंची की शादी के बाद हमारी आधी प्रॉपर्टी पंची की होने इसीलिए हमने और आपके पापा ने सोचा है कि पंची की शादी के बाद हमारी आधी प्रॉपर्टी पंची के होने वाले पति के नाम कर देंगे। संध्या जी की ये बात सुनकर अभय का चेहरा देखने लायक था। उसने गुस्से में कहा, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा, शादी करके एक लड़की को यूं छोड़ देना, उसे डराना धमकाना, उसकी मासूमियत को अपने गुस्से की आग से ठेस पहुंचाना, क्या ये नाइंसाफी नहीं है अभय? संध्या जी ने अभय की आंखों में देखते हुए कहा। तो अभय ने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। तो संध्या जी ने कहा, राज कल से पंची को तैयार करेगा। राज का नाम सुनकर अभय की आंखों में अजीब भाव आ गए और उसने कहा, मॉम क्या आप राज और पंची को मिलाना चाहती हैं? अभय, राज पंची को समझता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो पंची को बहुत जल्द पूरा परफेक्ट बना देगा। संध्या जी ने कहा। तो अभय ने भी कहा, ओके मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मैं पंची को ना छोड़ूं तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अभय, हम आपकी शर्त जानने के बाद कोई फैसला करेंगे। संध्या जी ने कहा, कल सुबह बात होगी अभय, और हाँ, पंची को राज ही तैयार करेगा और इस बात को लेकर अगर आपने पंची पर धौंस जमाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर संध्या जी चली गई और अभय वहीं खड़ा संध्या जी की बात के बारे में सोचने लगा। सुबह 9 बजे सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी अभय नीचे आया और सबसे बोला, मॉम डैड, मौसा जी मौसी जी, दादी भैया, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभय ने ये कहा ही था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। डोरबेल की आवाज सुनकर संध्या जी ने पंची से कहा, पंची बेटा जाओ, जाकर दरवाजा खोल दो। संध्या जी ने कहा। तो जी माँ कहकर पंची दरवाजा खोलने चली गई। पंची गई और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने काले रंग का कोट पहने एक वकील दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर पंची ने उन्हें नमस्ते किया और उन्हें लेकर अंदर आ गई। वकील बाबू को देखकर सब हैरान हैं। सबकी नजरें अभय की तरफ थीं, पर अभय की नजरें संध्या जी की ओर। आइए वकील साहब, संध्या जी ने कहा। तो वकील बाबू सोफे पर बैठ गए। संध्या, क्या तुम सच में अभय और पंची का डिवोर्स करवाना चाहती हो? सुनीता जी ने पूछा। नहीं दीदी, वकील साहब तो यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं, संध्या जी ने कहा। तो दादी माँ ने कहा, आज आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वकील को घर में बुलाना पड़ा? संध्या, अभय कम था क्या जो अब तुम भी पंची को घर से निकालना चाहती हो? आखिर इस बच्ची की ऐसी क्या गलती है जो सब इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? हाँ, ये कहते हुए दादी माँ की आंखें भर आई थीं। नहीं मौसी, मैंने वकील साहब को पंची के साथ अन्याय करने के लिए नहीं बुलाया है। आज तो वो होगा जिसमें पंची की ही भलाई है, संध्या जी ने कहा। आज से राज पंची को एक शहर की लड़की जैसा बनाएगा। अगले 6 महीने तक राज पंची की पढ़ाई लिखाई से लेकर वो सारी चीजें जो एक अमीर परिवार की लड़कियों में होती है, वो सब कुछ पंची को सिखाएगा। जिसके बाद हम पंची की शादी किसी अमीर घराने में कर देंगे जहाँ पंची खुश रह सके। संध्या जी के कहे हुए शब्द मानो पंची के कानों में कांटे जैसे चुभ रहे थे। उसकी आंखों में हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। संध्या, ये तुम क्या कह रही हो? पंची की शादी अभय से हुई है, वो इस घर की बहू है। महेश जी ने कहा। कौन सी शादी जीजा जी? जैसे अभय को हक है अपनी पसंद की लड़की के साथ खुश रहने का, वैसे ही पंची को भी हक है। और अगर अभय के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है तो दुनिया की नजरों में बस उसके ऊपर एक छोड़ी हुई लड़की का दाग ही लगेगा ना, जिसे मिटाने के लिए संध्या और अर्जुन अपनी आधी प्रॉपर्टी पंची के होने वाले पति के नाम करने को तैयार हैं। क्योंकि जब तक इस शरीर में जान है, संध्या किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं देख सकती, चाहे अन्याय करने वाला उसका बेटा ही क्यों ना हो। संध्या जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। ओके मॉम, आप जो कह रही हैं वो हमें मंजूर है। मैं पंची को डिवोर्स नहीं दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अभय ने पंची को देखते हुए कहा। जो भी शर्त है यहाँ आकर कह दो, अर्जुन जी ने अभय से कहा। अभय चलकर पंची के पास आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, अगर ये चाहती है कि मैं इसे डिवोर्स ना दूं, तो इसे अगले 6 महीनों के अंदर एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की होने के साथ साथ
इसे मुझसे भी ज्यादा काबिल बनना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मेरी टक्कर की बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं इस लड़की को डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा रिश्ता उसी वक्त टूट जाएगा और मैं प्रियंका से शादी कर लूंगा। 6 महीनों तक मैं और प्रियंका एक रिलेशनशिप में रहेंगे और अगर ये शर्त पूरी करती है तो हमारा डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो इसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा और एक फूटी कौड़ी भी इसे नहीं मिलेगी। अभय की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के सिर पर मानो बिजली सी गिर पड़ी हो। अभय की बात सुनकर सब हैरान थे। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो पंछी की थी। 6 महीनों में अभय की टक्कर का बनना नामुमकिन सा पंछी को दिख रहा था। पंछी देख सकती थी कि संध्या जी और उसके परिवार वाले कैसे उसके लिए अभय से लड़ रहे हैं और राज ने तो उसे सब कुछ सिखाने का कह भी दिया। अब वो पीछे नहीं हट सकती। ये सोचकर पंछी ने अभय से कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर हम आपके काबिल बनने की पूरी कोशिश करेंगे। आज पहली बार पंछी ने अभय के सामने मुंह खोला था। ये देखकर अभय दंग रह गया। बाकी सारे परिवार वाले पंछी के ऐसा कहने से खुश थे। अभय आया और वकील साहब को एक पेपर बनाने को कहा जिसमें ये लिखा होगा कि अगर पंछी 6 महीनों में अभय की टक्कर की नहीं बनी तो 6 महीनों के बाद कुछ किए बिना ही उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, चाहे पंछी का मन हो या ना हो। 6 महीनों के बाद डिवोर्स होकर ही रहेगा। अभय की बात सुनकर संध्या जी ने कहा, अगर 6 महीने बाद पंछी को किसी कारण से अभय को डिवोर्स देना पड़े तो पंछी के लिए भी यही रूल होगा। दोनों पार्टियों की बात सुनकर वकील साहब ने कहा, हाँ, 6 महीनों के बाद जून महीने की 6 तारीख को लड़का और लड़की कोर्ट में जज साहब के सामने ये कहते हैं कि उन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो इन दोनों का डिवोर्स रुक जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक ने डिवोर्स की मांग की और दूसरे ने नहीं तो भी डिवोर्स रुक सकता है। और अगर उस दिन कोर्ट में कोई गया ही नहीं तो इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। वकील साहब की बात सुनकर अभय ने अपने सिग्नेचर कर दिए और पंछी ने अपना अंगूठा लगा दिया। पंछी ने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में अभय को डिवोर्स नहीं देगी। वो आखिर तक लड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। और वहीं अभय सोच रहा था कि अब 6 महीनों में उसे पंछी से छुटकारा मिल जाएगा। और राज सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, अभय और पंछी का रिश्ता बचाने के लिए उसे पंछी को अभय की टक्कर में लाना ही पड़ेगा। दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। अभय ने साइन किया और पंछी ने अंगूठा लगाया। दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। अभय ने साइन किया और पंछी ने अंगूठा लगाया। घर का माहौल इस समय बहुत तन्हा था, जिसे देखकर अर्जुन जी ने कहा, अरे क्या सब मुंह लटकाए खड़े हैं? जो होना था वो तो हो गया और कुछ ही दिनों में सब दोबारा बनारस वापस लौट जाएंगे। तो जितने दिन हम साथ हैं इन दिनों को एंजॉय तो कर ले। हाँ हाँ मौसा जी, आज का दिन बहुत सुहाना है। कहीं आपका पिकनिक जाने का बहाना तो नहीं है ना? हाँ? ऋषि हंसते हुए कहता है, पिकनिक अच्छा आइडिया है। संध्या जी ने कहा, हाँ, और इसी बहाने हम कुछ समय साथ में भी रह लेंगे, है ना अभय? दादी माँ ने अभय से पूछा तो अभय ने मना करते हुए कहा, नहीं दादी माँ, आप लोग जाइए, मुझे आज ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जिनके साथ जाने से बेहतर है ना जाना। अभय ने पंछी की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा तो पंछी वहां से चली गई। पंछी के जाने के बाद संध्या जी बोली, बस कुछ समय और अभय, वैसे भी हम पंछी के लिए लड़का देखने ही वाले हैं। संध्या जी ने कहा तो अभय चुप हो गया। माहौल की गर्माहट को समझते हुए दादी माँ ने कहा, अरे संध्या, एक लड़का मेरे लिए भी ढूंढ देना, मैं भी अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। दादी माँ की बात सुनकर सब जोरों से हंस पड़े तो कपिल बोला, यार अभय, ये काम धाम तो होता रहेगा, आज बहुत दिनों के बाद सब साथ में है तो पिकनिक पर जाना तो बनता है। हाँ भैया चलो ना। ऋषि और सुहाना ने भी कहा, जीजा जी, अगर आपको मुझसे और पंछी से प्रॉब्लम है तो हम दोनों यहीं घर पर रुक जाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ चले जाइए। सबकी बातें सुनकर लाजो आखिर में बोली, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझे जीजा जी मत बुलाया करो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ या फिर सुहाना के जैसे भैया कहकर। अभय बोला, हाँ भैया ही ठीक है, वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं और जीजा जी तो जिस रिश्ते से हम कहते थे उसका मान ही आपने नहीं रखा। लाजो धीरे से फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, जिसे अभय ने नहीं सुना। ओके, मैं जाऊंगा, सब रेडी हो जाइए, हम सब 1:30 बजे तक निकलेंगे, खाने पीने और जाने की और जरूरत के सामान की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर अभय अपने रूम में चला गया। इधर गार्डन के कोने में एक बड़े पेड़ की छाया में बैठी पंछी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे अभय को वो पसंद आ जाए। उसे अभय को छोड़कर नहीं जाना था, उसके लिए उसका पति ही सब कुछ था। बार बार पंछी की आंखों के सामने वो रात आ रही थी जब प्रियंका अभय की बाहों में थी। शहर के लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था, पर गांव की लड़की तो अपने पति को ही सब कुछ मानकर आई थी, उसके लिए ये बहुत कुछ था। पूरे घर में राज, संध्या जी, लाजो, ऋषि, सुहाना, छाया और सुनीता जी पंछी को ढूंढ रहे थे। तभी ऋषि ने पंछी को उस पेड़ के नीचे देख लिया और पंछी के पास जाते हुए बोला, हो मेरी प्यारी प्यारी भाभी माँ, आप यहाँ हो और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था।
ऋषि को देखकर पंछी अपने आंसू साफ करने लगी तो ऋषि पूछता है, ये क्या, इतनी प्यारी प्यारी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू? उस जालिम अभय भाई के लिए ना। डियर भाभी, ये ऋषि कसम खाता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अभय भाई के आगे जालिम अभय भाई लिखना शुरू कर दूंगा और तब तक नहीं मिटाऊंगा जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते। पर ये सब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तभी कर पाऊंगा, अभी मैं बच्चा हूं ना। ऋषि ने थोड़ी नौटंकी करते हुए कहा। ऋषि की नौटंकी से पंछी के होठों पर एक प्यारी वाली स्माइल आ गई और उसने धीरे से हंसते हुए कहा, पर आप तो बड़े हो चुके हो। हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, पर बूढ़ा होने के बाद जरूर कर दूंगा। हाँ। ऋषि सिर खुजलाते हुए बोला, भाभी चलो जल्दी चलो, पिकनिक जाना है। ऋषि पंछी के हाथ को पकड़कर खींचते हुए बोला, नहीं, हमें नहीं जाना, हम जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। पंछी बोली, ऋषि इसे बोल दे, पिकनिक चलने के लिए मुझे इसके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक अभय की आवाज आई। अभय की आवाज सुनकर ऋषि हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे याद आया कि जिस जगह पर वो दोनों देवर भाभी बात कर रहे थे उसी जगह के ऊपर अभय के रूम की एक विंडो थी। ये सोचकर ऋषि अब डर गया क्योंकि उसने अभय को जालिम कहा था। पंछी भी अभय की आवाज सुनकर घबरा गई थी। ऋषि ने खुद को संभाला और बोला, ओके भैया, मुझे पता है आपको सबसे बेस्ट, आपको तो बेस्ट ब्रदर का पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ। ऋषि ने अभय को मस्का मारते हुए कहा तो अभय ने भी जवाब दिया, अच्छा, पिकनिक से वापस आके बात देखते हैं कौन जालिम है और कौन बेस्ट। ये कहकर अभय वहां से चला गया तो रोते गाते ऋषि भी पंछी को लेकर अंदर आ गया। जैसे ही संध्या जी ने पंछी को देखा तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और परेशान होकर बोली, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं मौसी, यही गार्डन में थी, हम दोनों थोड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जा और तू जाकर तैयार हो जा, वैसे भी तू ज्यादा टाइम लगाता है तैयार होने में। राज ऋषि से बोला, हाँ मुझे हैंडसम दिखना है, आपका क्या है, खुद तो दिखने में अच्छे हो तो इतना तैयार भी नहीं होना पड़ता है। लड़कियां। यूं कहते कहते ऋषि चुप हो गया तो सुहाना बोल पड़ी, मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी कि आप लड़कियां पटाने के लिए पिकनिक जा रहे हो। ये कहकर वो भाग गई तो ऋषि भी उसके पीछे भागते हुए बोला, ए चुप, खबरदार, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। उन दोनों भाई बहन की खट्टी मीठी नोक झोंक देखकर सबके होठों पर स्माइल आ गई। छाया पंछी के पास आकर बोली, इतना प्यारा सा चेहरा और उस पर ये मायूसी, नॉट गुड। पंछी छाया को सवालों भरी नजरों से देख रही थी। नॉट गुड का मतलब है तुम्हारा मायूस होना अच्छी बात नहीं है, राज पंछी को समझाते हुए बोला। राज की बात सुनकर पंछी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो संध्या जी ने कहा, गुड, मुझे पता था, मेरी पंछी बहुत समझदार है, वो बहुत जल्द उस नालायक को सुधार देगी। संध्या जी की बात सुनकर पंछी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए तो संध्या जी ने कहा, बस बस मत रो, मैं आज से अभय को नालायक नहीं कहूंगी। नहीं माँ, हम वो नहीं कह रहे हैं। पंछी बोली, तो क्या कह रही हो? संध्या जी ने पूछा, वो माँ, हमें दूसरी शादी नहीं करनी, हमसे ये नहीं होगा। ये कहते कहते पंछी रोने लगी तो संध्या जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी पंछी की दूसरी शादी करवाऊंगी? वो सब तो उस अभय के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी तो मेरी प्यारी बच्ची मुझसे दूर चली जाएगी, जो मैं कभी नहीं होने दे सकती। संध्या जी की बात पर छाया ने भी कहा, हाँ हाँ, चलन में अच्छे अच्छे भी जलकर राख हो जाते हैं। तुम ना ऐसे ही अलग अलग लड़कों को देखती रहो और उनसे हंस हंस कर बातें किया करो। ये सब देखकर अभय के अंदर जो जलन की भावना आएगी ना, वही उसे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देगी। छाया और संध्या जी की बात सुनकर पंछी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो संध्या जी उसे अपने साथ लेकर चली गईं। थोड़ी देर बाद सब हॉल में खड़े होकर अभय के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी आ चुके थे, बस अभय, राज, पंछी और संध्या जी नहीं आए थे। कुछ ही समय में अभय तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया। आज पिकनिक में जाने के लिए उसने ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, आंखों में सनग्लासेस, पैरों में स्पोर्ट शूज, जिनमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो नीचे आया तो सब उसे देखते रह गए। संध्या जी को वहां न देखकर अभय अर्जुन जी से पूछता है, डैड, मॉम अभी तक रेडी होकर नीचे आई नहीं? अर्जुन जी उसकी बात का जवाब देते उससे पहले ही सीढ़ियों पर से उतरती हुई संध्या जी ने कहा, हम यहाँ हैं अभय। संध्या जी की आवाज सुनकर अभय उनकी तरफ मुड़ा, जहाँ संध्या जी और राज साथ चलकर आ रहे थे। राज और संध्या जी के बीच में पंछी थी, जिसने आज पहली बार एक सूट पहना था, वो भी व्हाइट कलर का अनारकली सूट, जो उस पर बहुत प्यारा लग रहा था। संध्या जी ने भी आज पटियाला सूट पहना था और पंछी ने अनारकली सूट। आज भी पंछी को संध्या जी ने ही तैयार किया था। कानों में 2 छोटे छोटे कान के बूंदे, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा और हमेशा की तरह आंखों में काजल और होठों पर लाली, नाक में नोज रिंग, माथे पर व्हाइट स्टोन की बिंदी और काले लहराते खुले बाल, जिसमें पंछी बिल्कुल किसी परियों की कहानी की अच्छी परी जैसी लग रही थी। अभय को पंछी का ये रूप भी एक नजर में ही भाग गया और वो उसे देखने लगा। वहीं राज ने भी डार्क ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन रखा था। उसने भी आज स्पोर्ट शूज कैरी किए हुए थे और आंखों में काला चश्मा, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो पंछी के साथ चलकर आ रहा था।
जिसे देखकर एक पल को अभय को लगा कि वो दोनों कपल्स हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे, जिसे सोचकर एक पल के लिए अभय की आंखों में रूखापन आ गया। पंछी इतनी प्यारी है कि वो जिसके साथ खड़ी हो जाए उसके साथ ही अच्छी लगने लगे, चाहे वो अभय हो या फिर राज या फिर कोई और। अभय पंछी को देख रहा था। उसने आज पहली बार सूट पहना था, जिसके कारण उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गालों पर एक अलग ही चमक निखर रही थी। संध्या जी, राज और पंछी आकर सबके बीच शामिल हो गए। सब पंछी को देख रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सबकी निगाहें खुद पर देखकर पंछी शर्मा गई और खुद को संध्या जी के पीछे छुपा लिया। उसकी इस हरकत को देखकर सब मुस्कुराने लगे। संध्या जी ने अभय से कहा, अब चले अभय? वो मॉम प्लीज वेट। अभय ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अभय, घर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आपको किसका इंतजार है? संध्या जी ने अभय को देखते हुए पूछा। संध्या जी की बात सुनकर अभय हिचकिचाते हुए बोला, वो मॉम। वो अभी कह ही रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज आई, मेरा इंतजार था आंटी। उस आवाज को सुनकर सब उस दिशा में देखने लगे, तो वहाँ व्हाइट कलर के टॉप और ब्लैक कलर की हाफ जीन्स पहने प्रियंका खड़ी थी। उसे देखकर सारे घर वाले चिढ़ गए। सबके चेहरे पर वो मुस्कान जो सुबह से सबके चेहरे पर थी, उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। प्रियंका को देखकर पंछी ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसे कदम पीछे लेते देख राज ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली, तो पंछी अपना सिर उठाकर उसे अपनी भारी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो अभी रो पड़ेगी। राज जो उसी को देख रहा था, उसने धीरे से अपनी पलकें झुका ली और उसे शांत रहने का इशारा किया। राज का इशारा पाकर पंछी ने भी अपना सिर सामने की तरफ कर लिया और अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों के किनारों को पोंछने लगी। तो राज ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पंछी ने धीरे से कहा। तो राज उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे वो पूछ रहा हो, ये इतनी अच्छी इंग्लिश के शब्द तुम्हें आते हैं? उसकी नजरों को खुद पर देख पंछी ने कहा, वो कल ऋषि भैया ने कहा था तो हमने कह दिया। क्यों, गलती हो गई क्या हमसे? नहीं, बिल्कुल सही कहा है तुमने, राज बोला और सामने देखने लगा। संध्या जी ने प्रियंका को देखकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने पंछी की तरफ देखा और अभय को सुनाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा पंछी तुमने, दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तुम्हें सहारा देने के लिए हम पीछे खड़े हैं, चाहे कोई हो या ना हो। प्रियंका आकर अभय के पास खड़ी हो गई। उसने कसकर अभय को बाजुओं से पकड़ रखा था। उसने एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, हो तो पंछी भी जाएगी हमारे साथ? अच्छा है, जब तक है घूम फिर ले, फिर गांव में ये सब कहाँ मिलेगा? उसकी बात सुनकर छाया ने जवाब देते हुए कहा, हम भला कौन है जो पंछी को घुमाने ले जाएंगे? हम सब तो खुद ही पंछी के पति के पैसे पर जा रहे हैं। जैसे तुम अपने मालिक के साथ जा रही हो, वैसे ही हम भी पंछी के पति के साथ जा रहे हैं। हाँ? पंछी का पति? ये कहकर प्रियंका हंसने लगी, तो इस बार लाजो ने कहा, अरे क्या हुआ, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ? सदमा? और मुझे तो लगता है सदमा बहुत जल्द पंछी को लगने वाला है। जब अभय उसे डिवोर्स देकर चीख उसी की आंखों के सामने मेरी मांग भरेगा तब। प्रियंका अहंकारी हंसी हंसते हुए बोली, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की होकर दूसरी लड़की का घर बर्बाद करते हुए 2.5 अक्षर पढ़ाई इंग्लिश की क्या कर ली? खुद को बहुत महान समझने लगी हो तुम। इस बार संध्या जी ने प्रियंका को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, माय डियर सासू माँ, आपने अपने बेटे को जन्म दिया है, जिसका कर्ज अभय ने इस लड़की से शादी करके चुका दिया है। तो अब आप पर अभय का कोई कर्ज नहीं है, तो हम आपकी बात नहीं मान सकते। प्रियंका अभय को खुद की तरफ करते हुए कहती है। प्रियंका की बात सुनकर संध्या जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अभय की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत पत्थर के जैसे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। क्या कहा तुमने? कर्ज? मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उस चीज को तुम कर्ज कह रही हो? धन्य हो वो माँ बाप जिसने तुम जैसी लड़की को इस धरती पर लाया और उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो ये तक भूल गई कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। प्रियंका, हम सब घूमने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स साथ में हैं। तुम्हें चलना है तो तुम चल सकती हो, और तुम्हें पंछी या घर के किसी और मेंबर से बात नहीं करनी तो मत करो, पर इस तरह किसी की बेइज्जती मत करो। राज ने शांत लहजे में प्रियंका से कहा, राज, मुझे किसी के मुंह लगने का शौक नहीं है, पर इन लोगों को भी कह दो कि फालतू में मेरे मुंह ना लगे। हाँ। ये कहकर प्रियंका अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। अभय भी उसके साथ ही बाहर चला गया। पंछी संध्या जी के पास आई और उसने धीरे से अपने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, माँ, उन्हें माफ कर देना। उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। पंछी, वो भोली नहीं है, भोला तो अभय है। अभी गुस्से में इतना पागल हो गया है कि उसने ये तक नहीं देखा कि एक बाहर की लड़की ने उसकी माँ के बारे में क्या कह दिया।
जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो कैसे होगा अपनी पत्नी का? हाँ, मैंने तो उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, पर आज उसने अपनी माँ को ही नजरअंदाज कर दिया तो वो तुम्हें कैसे मानेगा बेटा? हाँ, तुम उसे डिवोर्स दे दो और मेरे साथ मुंबई चलो, वहां मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। संध्या जी ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, आपने ही तो कहा था कि अभी वो गुस्से में है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो आपसे भी माफी मांग लेंगे और हमें भी अपना लेंगे। पंची संध्या जी के आंसुओं को साफ करते हुए बोली तो संध्या जी ने उसका माथा चूम लिया और कहा, हाँ, कोई बहुत अच्छा काम किया होगा मैंने, जो इस जन्म में तुम मुझे मिल गई। माँ, खुशकिस्मती तो हमारी है जो एक बार खोने के बाद फिर से हमें माँ मिल गई। बस भगवान से यही मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बस इस माँ का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहे। पंची ने संध्या जी के हाथ को चूमते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए पर ये माँ तुझे नहीं छोड़ेगी। भगवान जी ने मुझे भी इतनी प्यारी बच्ची दी है जो खुद के बारे में कभी सोचती ही नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या जी और पंची एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। बाहर एक बड़ी बस उन दोनों का इंतजार कर रही थी। बस में बहुत सारी सीट्स थीं। आगे की सीट पर अभय और राज बैठे हुए थे। प्रियंका अभय के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी जो गुस्से से राज को देख रही थी। संध्या जी ने राज को कुछ इशारा किया और खुद जाकर पीछे अर्जुन जी के बगल में बैठ गई। संध्या जी के इशारे को भांपकर राज अभय की बगल वाली सीट से उठते हुए बोला, अरे पंची, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। राज उस सीट की बगल वाली सीट पर बैठ गया और पंची अभय के बगल वाली सीट के पास जाने ही लगी कि तभी पीछे से प्रियंका ने सीट के नीचे से अपना पैर बाहर निकाल दिया, जिससे लगकर पंची बस में गिर गई और उसे उठाने का बहाना करके वो खुद अभय के पास बैठ गई। राज ने ये सब देख लिया था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि पंची ने उसे इशारे से मना कर दिया, तो राज चुप हो गया। उसके बाद पंची बिना कुछ कहे अभय के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते पंची शांत बैठी थी। उसने कुछ नहीं कहा। ऋषि, छाया, सुहाना, लाजो, कपिल और दादी माँ की मस्ती जारी थी। सब अंताक्षरी खेल रहे थे। पंची को अकेले कोने में चुप बैठा देखकर ऋषि कहता है, पंची भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हो? बोरिंग लोगों के बीच आप भी बोर हो जाओगी। यहाँ आओ हमारे पास और थोड़े अच्छे वाले गानों के नाम तो बताओ। ऋषि की बात सुनकर पंची वहाँ चली गई तो सबने उसे एक गाना गाने को कहा। पंची गाने लगी, क्यों न बोले मोसे मोह। उसने कुछ नहीं कहा। ऋषि, छाया, सुहाना, लाजो, कपिल और दादी माँ की मस्ती जारी थी। सब अंताक्षरी खेल रहे थे। पंची को अकेले कोने में चुप बैठा देखकर ऋषि कहता है, पंची भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हो? बोरिंग लोगों के बीच आप भी बोर हो जाओगी। यहाँ आओ हमारे पास और थोड़े अच्छे वाले गानों के नाम तो बताओ। ऋषि की बात सुनकर पंची वहाँ चली गई तो सबने उसे एक गाना गाने को कहा। पंची गाने लगी, क्यों न बोले मोसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं हाय कैसे मनाऊं। ये गाना गाते गाते पंची की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसकी आवाज काफी सुंदर थी पर उसके रोने की वजह से शब्द कांप रहे थे। आखिर सच ही तो कह रही थी वो। उसकी रोती हुई आवाज में गाना और खूबसूरत लग रहा था। अभय पीछे घूमकर पंची को देखने लगा तो प्रियंका ने गुस्से और जलन में पंची से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, एक काम करो, अभय को छोड़कर सिंगिंग करना शुरू कर दो, इज्जत भी मिल जाएगी और पैसे भी। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रियंका, पंची की आवाज बहुत मीठी है, वो चाहे तो सिंगिंग कर सकती है, राज ने कहा। अभी राज के दिमाग में कुछ चल रहा था जो सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर में बस एक खूबसूरत सी जगह पर आकर रुक गई। सभी बस से नीचे उतर गए और उस जगह को गौर से देखने लगे। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वो जगह जयपुर से थोड़ी दूरी पर थी। वहीं एक बड़ी सी नदी के पास एक खूबसूरत सा झरना था जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से बहता हुआ आ रहा था। उस नदी के पास एक खूबसूरत सा खाली मैदान, जैसे वो जगह पिकनिक के लिए ही बनाई गई थी। नदी के पास पिकनिक की जगह थी और पीछे गहरा जंगल जहाँ जाना मना था। वो जंगल बहुत खतरनाक था और वहाँ जंगली जानवर भी रहते थे और साइड में एक गहरी खाई भी थी जहाँ एक बार कोई इंसान गिर जाए तो वहाँ से उसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल थी। अभय आगे आया और सबको गार्ड करते हुए बोला, ये जगह नई है आप सबके लिए। मैं इस जगह पर एक होटल बनाना चाहता हूँ जिसका 50% का शेयर होल्डर राज है। कहा जाए तो राज की मेहनत की वजह से ही हमें ये जमीन मिली है। आज मैं यहाँ इसलिए आप सबको पिकनिक के लिए लाया हूँ क्योंकि आप सब यहाँ बहुत इंजॉय कर सकते हैं और आज हम यहीं पिकनिक करेंगे और रात को भी यहीं एंजॉय करेंगे। उसके बाद कल सनसेट देखकर वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप सब एक दूसरे के साथ ही रहें। पीछे जंगल है, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, आप लोग उस जंगल में ना जाएं, खासकर ऋषि और सुहाना। अभय कहता है, नो भाई, मैं नहीं जाऊंगा उस जंगल में, आप लाजो को भेज दो, इसकी अच्छी दोस्ती है जंगली जानवरों से। ऋषि ने लाजो को आगे करते हुए कहा, स्टॉप इट ऋषि, आई एम नॉट किडिंग। अभय बोला, सॉरी भाई। ऋषि सिर झुकाकर बोला, वैसे आप ना ई ऋषि को उस जंगल में भेज ही दो, ये वहां जाकर संन्यास ले लेंगे। लाजो हंसते हुए बोली। लाजो की बात सुनकर ऋषि मुंह बनाकर बोला, मैं क्यों करूं संन्यास, तुम जाओ ना, वैसे भी छिपकली की जैसी तो शक्ल है तुम्हारी। क्या मुझे छिपकली बोला? और तुम क्या हो, बंदर की शक्ल के इंसान?
लाजो भी गुस्से में बोली, मुझे बंदर बोला? खुद क्या हो, दीवार पर चलने वाली छिपकली? ऋषि ने मुंह चढ़ाते हुए कहा तो लाजो गुस्से में तमतमा गई और बोली, हमारे गांव में ना तुम जैसे लड़के को झाड़ू से कूटा जाता है। अच्छा, वैसे कौन से गांव में रहती हो तुम? ऋषि पूछता है। तुम्हारे बगल वाले, लाजो कहती है। ओह, तुम वहाँ रहती हो? वहाँ तो तुम जैसी छिपकली की शक्ल की लड़कियों को चुड़ैल कहा जाता है और उनकी चप्पल से कुटाई होती है। हाँ, ऋषि भी बोला। उन दोनों के झगड़े में सारे घर वाले हंसकर लोटपोट हो रहे थे। अभय, जो हमेशा सीरियस मूड में रहता था, उन दोनों की बात सुनकर उसके भी होठों के किनारे हल्के से मुड़ गए थे, मानो वो हंस रहा हो। उन दोनों के झगड़े को देखते हुए पंछी आगे आई और लाजो से फुसफुसाकर बोली, लाजो, ये क्या बचपना है? ऋषि भैया तुमसे बड़े हैं, तुम उनसे ऐसे बदतमीजी करोगी? अरे पंछी, तू नहीं जानत है, ये बहुत टेढ़ा आदमी है। तुम देखी कि नहीं, उन्हें हमको छिपकली बोला। लाजो गुस्से में बोली, अरे छिपकली बोला तो क्या हो गया? उनके कहने से तुम छिपकली थोड़ी ना बन जाओगी। पंछी लाजो को समझाते हुए बोली। पंछी की बात ऋषि ने सुन ली थी। उसने पंछी को खींचकर अपनी तरफ कर लिया और लाजो को चिढ़ाते हुए बोला, ओए ओए, देखा, पंछी भाभी ने भी तुम्हें छिपकली कहा। ऋषि की बात सुनकर पंछी बहुत दंग रह गई। वो धीरे से बोली, अब हम तो बस समझा रहे थे। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है कि लाजो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। आप उसका दिल बहलाने के लिए झूठ तो बोल रही हो। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, ऋषि ने पंछी को फंसाते हुए कहा। पंछी बेचारी अब सोचने लगी कि उसने क्या किया। फिर भी उसने माफी मांगते हुए कहा, अगर हमारी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर आप लोग और मत लड़िए। देखा, मैं यहाँ क्या लड़ूं? इस लड़की ने तो पहले ही माफी मांग ली। लाजो पंछी पर गुस्सा करते हुए बोली, नो भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी है, मैंने आपको भी मेरी शैतानियों में शामिल कर लिया। ऋषि मायूस होकर बोला। पंछी धीरे से उसके कान में बोली, वैसे हमें भी बहुत मजा आया। ये कहते ही ऋषि ने उसे हक करते हुए कहा, मेरी प्यारी भाभी। जब ऋषि ने पंछी को हक किया तो अभय की नजरें ऋषि के हाथों पर थीं, जो कि पंछी के दोनों कंधों को पकड़े हुए थीं। उस समय अभय के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो ऋषि के पंछी को छूने से खुश नहीं है। सब पिकनिक मनाने बैठ गए थे। दादी माँ, सुनीता जी और संध्या जी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ लाजो, ऋषि और सुहाना एक साथ थे। लाजो और ऋषि अभी भी झगड़ रहे थे, पर सुहाना दोनों के झगड़े को संभाल रही थी। दूसरी तरफ कपिल और राज कुछ बातें कर रहे थे। अर्जुन जी और महेश जी भी एक साथ थे और छाया और पंछी भी एक साथ पिकनिक को एंजॉय कर रही थी। छाया पंछी से बातें करते करते ऋषि के पास चली गई। पंछी भी उसके पास ही जा रही थी कि तभी उसके रास्ते में प्रियंका आ गई और बोली, पंछी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अभय बुला रहा था, उसे तुमसे कुछ कहना था, तुम जाकर सुन लो। जी शुक्रिया, हम अभी जाकर सुनाते हैं, कहकर पंछी अभय के पास चली गई। अभय किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो बात करते करते जंगल की तरफ चला गया। पंछी अभय को पीछे से बुलाने लगी, जी जी, सुनिए सुनिए जी। अभय फोन पर बिजी था, जिसके कारण उसने पंछी की आवाज नहीं सुनी। पंछी ने देखा कि अभय उसकी आवाज सुने बिना जंगल की तरफ चला गया। ये देखकर उसने खुद से कहा, हे महादेव, अभय जी तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। वहां तो जंगली जानवर हैं। अगर उन्होंने अभय जी को, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर पंछी भी अभय के पीछे पीछे जंगल में चली गई। अभय बात करते करते आगे बढ़ता जा रहा था और पंछी उसे पीछे से आवाज लगाते हुए उसका पीछा कर रही थी। जंगल में बहुत दूर आने के बाद अभय ने फाइनली कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल को डिस्कनेक्ट करके जैसे ही वो पीछे पलटा तो उसे वहां पंछी दिखाई दी। पंछी अभय को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप रुक ही गए। हाँ, हम कब से आपका पीछा कर रहे हैं, पर आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अभय ने पंछी को डांटते हुए कहा। अभय को गुस्सा करते देख पंछी उससे कहती है, नहीं, वो तो हम आपके। चुप, बिल्कुल चुप। जब से मॉम आई है तब से कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी, अभय ने दांत पीसते हुए पंछी से कहा। और क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हें मारा पीटा है? मारने का मतलब भी पता है तुम्हें? ये कहते हुए अभय ने पंछी की ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और बोला, दिखाऊं तुम्हें मार किसे कहते हैं? अभय के ऐसा करने से पंछी को बहुत दर्द हो रहा था। अभय ने उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ रखा था। दर्द से पंछी बोली, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। दर्द हो रहा है और प्लीज? वाह, बहुत जल्दी जल्दी सीख रही हो। शहर के रंग में बहुत अच्छे से रंग गई हो, मैंने देखा आज। शर्म नहीं आती, बेशर्म लड़की, और कितनों को बर्बाद करोगी? अभय ने गुस्से में पंछी से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? पंछी ने कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभय ने फिर से कहा, वो जो प्रियंका है ना, प्रियंका, तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो तुमसे लाख गुना अच्छी है। तुम मेरी टक्कर तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। अच्छे अच्छे इंसान अभय राठौड़ की बराबरी नहीं कर सकते, तो एक गांव की गवार क्या करेगी? तुम अगर उसके बराबर आ भी गई ना, तो अभय तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस, मतलब रखेल बनाने के बारे में ही सोच सकता हूँ। और अगर तुम उस तक भी नहीं पहुंच पाई तो मुझे अपनी ये शक्ल दिखाने से पहले कहीं जाकर डूब मरना। ये कहकर अभय ने गुस्से में पंछी को पीछे धक्का दिया